हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम बिहार स्टेट से रिलेटेड जो आपके होम साइंस में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, यानी टॉप 20 MCQs करेंगे। और यहाँ पे स्पेशली जो आपका टॉपिक रहेगा वो होगा आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आज के जो प्रश्न होंगे वो आज हम करेंगे। यहाँ पे मैं स्पेशली बता दूं, टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट वाले ये क्लास देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर नेट की बात करूँ तो ये क्लास नेट लेवल के स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के नेट लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आज के इस सेशन में मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ये मैं किस लिए बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जैसे अभी आपने DTPSB का जो एग्जाम हुआ उसका ओवरऑल रिव्यू मैंने शॉर्ट के माध्यम से अभी दिया है। हालांकि मैं अभी फुल वीडियो लेकर आऊंगी जिसके थ्रू हम लोग एक एक टॉपिक पर बात करेंगे कि किस तरीके से आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे ये चीज जानना जरूरी है कि जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, आपके UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे आपके DTPSB में भी देखने को मिला है। और हम प्रैक्टिस किस तरीके के क्वेश्चन की करते हैं, शॉर्ट तरीके, जैसे आपके टीजीटी पीजीटी में। तो टीजीटी पीजीटी बिहार के ये जो एग्जाम का लेवल है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वन लाइनर फॉर्म में ज्यादा होते हैं, ना कि आपका लेंदी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो जिस तरीके के प्रश्न जिस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर हम इसी वजह से लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि आखिरकार जो पेपर में आपके प्रश्न आते हैं वो किस तरीके के आते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सॉल्व करना इजी हो जाता है, बट आपके पास प्रॉपर समय होना चाहिए और वो आपके एग्जाम में होता नहीं है। तो इसी वजह से बार बार हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। हालांकि अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि बिहार की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस क्लास को जरूर ज्वाइन कर ले। हालांकि कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो DTPSB से भी रिलेटेड हैं, तो वो स्टूडेंट भी इस क्लास को देख सकते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे रिलेटेड जो बेनिफिट है वो प्राप्त हो सके। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पहला है आपका, किस उम्र में अधिकांश बच्चे स्वतंत्र रूप से चलना शुरू कर देते हैं? यानी ऐसी कौन सी एज है जब बच्चे बिना सहारे के चलना शुरू कर देते हैं? स्वतंत्र रूप से वही मतलब हुआ। आपके ऑप्शंस हैं 6 से 9 महीने, 9 से 12 महीने, आपका 12 से 15 महीने और 15 से 18 महीने। तो यहाँ ABCD कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने लिखा नहीं। तो ABCD, अब बताइएगा आपका करेक्ट आंसर क्या है। देखिएगा, अगर आपने अपने घर के बच्चों को भी ऑब्जर्व किया होगा तो एक अनुमान तो आप लगा सकते हैं कि कौन सी ऐसी मंथ है जब बच्चे बिना सहारे के चलना शुरू कर देते हैं। हालांकि हर एक बच्चे का ग्रोथ सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी चलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा लेट, बट इतना ज़्यादा अंतर आपका नहीं आता है। तो उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका करेक्ट आंसर है 12 से 15 महीने, मतलब आपका लगभग 1 से 1.5 साल जो होते हैं उस एज में क्या करते हैं बच्चे धीरे धीरे बिना सहारे के चलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा बैलेंस भी आने लगता है, कोऑर्डिनेशन भी करना शुरू कर देते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो उनकी मसल्स हैं यानी जो मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत हो जाती हैं, ताकि मांसपेशियां मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से चलना स्टार्ट कर सकता है। सो राइट आंसर है आपका 12 से 15 महीने। हालांकि अगर हम 9 से जो 6 से 9 महीने दिया है इसमें बच्चा रेंगना, बैठना ये सब सीखते हैं। 9 से जो 12 महीने हैं इसमें फर्नीचर पकड़कर चलना, मतलब थोड़ा सा कोई सामान पकड़कर उसके सहारे से स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, हालांकि स्वतंत्र रूप से नहीं है, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, किस उम्र तक अधिकांश बच्चे आमतौर पर माँ या दादा के अलावा कम से कम एक शब्द बोल सकते हैं? तो माँ और दादा के अलावा कम से कम एक शब्द बोल सकते हैं, वो कौन सी एज होगी? आपके ऑप्शंस हैं 6 महीने, B है 9 महीने, C है 12 महीने और D है 18 महीने। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है अगर हम उसकी बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 12 महीने, ठीक है।
तो यहाँ पे बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआती चरण है जब बच्चे ध्वनियों यानी अपना जो साउंड है उसकी नकल करना शुरू करते हैं। करीब अगर हम बात करें आपके 9 मंथ में, ठीक है, अगर हम यहाँ 9 मंथ की बात करें तो यहाँ पे मामा दादा जैसी जो दोहराने वाली जो ध्वनियाँ हैं, जो दोहराने वाला जो साउंड है, रिपीटेड जो आपका साउंड है वो बोलना स्टार्ट करते हैं। और लगभग आपके 12 महीने यानी 1 वर्ष आते आते बच्चे बाय, डॉग, हाँ, नो वगैरह धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं और पहचानने लगते हैं थोड़ा बहुत शब्द को। इसी वजह से ये जो स्टेज है इसको फर्स्ट वर्ड स्टेज भी कहा जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन सी को। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे आमतौर पर पिंचर ग्रैप्स यानी छोटी वस्तु को उठाने के लिए अंगूठे और तर्जनी का उपयोग करना कब प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। पहले आपने देखा होगा बच्चे पूरे अपने हथेली का इस्तेमाल करते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो अपने क्या कर रहे हैं, अंगूठे और तर्जनी का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। तो वो एज कौन सी है? 4 से 6 महीने, 7 से 9 महीने, 10 से 12 महीने और 12 से 15 महीने। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका करेक्ट आंसर है 7 से 9 महीने यानी 7 से 9 मंथ, ठीक है। यहाँ पे जो आपके फाइन मोटर स्किल है इसका एक इम्पॉर्टेंट चरण माना जाता है, यानी बच्चे पहले हथेली से वस्तु उठाते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपने अंगूठा, इंडेक्स फिंगर जो होती है उससे फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, चीज़ें पकड़ना स्टार्ट करते हैं, या जैसे मान लो बिस्किट हो गया या कोई भी वस्तु हो गई उसको पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपकी एज मानी जाती है, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस उम्र में अधिकांश बच्चे 2 शब्द वाले वाक्यों का उपयोग करना शुरू करते हैं। आपका ऑप्शन है 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने या फिर 30 महीने। किस उम्र में अधिकांश बच्चे 2 शब्द वाले वाक्यों का उपयोग करना शुरू करते हैं, बताइएगा। तो यहाँ आपको बता दूं मैं, आपका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका 24 महीने, ठीक है। आपका क्या है 24 महीने, ऑप्शन सी आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो आपका जानते हैं 24 महीने मतलब आपका 2 ईयर यानी 2 वर्ष। तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ये बच्चे के शब्दों को केवल बोलना ही नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि एक तरीके से एक मीनिंगफुल आप जो फेजेस है वो भी धीरे धीरे बनने लगता है। भाग ऐसा नहीं कि सिर्फ शब्द बोल रहे हैं, वो शब्द मीनिंगफुल भी रहे वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो आपका 18 महीने होता है इसमें 10 से 20 आपके शब्द बोल सकते हैं, और यहाँ जो 24 महीने हैं यानी 2 वर्ष हैं, यहाँ पे 2 शब्द वाला जो वाक्य है, 2 वर्ड कॉम्बिनेशन है वो शुरू हो जाता है, जैसे मामा वाटर, बेबी स्लीप, गिव बॉल, पापा आओ, मुझे दो, ऐसे वैसे जो वर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, इसी अवस्था को हम बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच स्टेज। क्या बोलते हैं? टेलीग्राफिक स्पीच स्टेज बोला जाता है किस अवस्था को, इसी अवस्था को जो आपका 24 मंथ की होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस उम्र में बच्चे आमतौर पर काल्पनिक खेल खेलना शुरू करते हैं। तो काल्पनिक खेल खेलना किस एज में शुरू हो जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 12 से 15 महीने, 18 से 24 महीने, 24 से 30 महीने या फिर 30 से 36 महीने। तो बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो आपकी स्टेज है ये है आपकी 18 से 24 महीने वाली स्टेज है ये, ठीक है। यहाँ पे काल्पनिक खेल व एक तरीके से वो स्टेज होती है जहाँ बच्चा कल्पना का उपयोग करना शुरू कर दे। जैसे मान लो अब गुड़िया है, गुड़िया को खाना खिलाना, फोन पर बात करने का नाटक करना, डॉक्टर डॉक्टर खेलना, ठीक है। तो ऐसी चीजें स्टार्ट कर देता है, याद कर रखेंगे, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे आमतौर पर सामाजिक रूप से मुस्कुराना कब शुरू करते हैं, ठीक है। सोशली जो बच्चों के अंदर स्माइल आती है वो कब शुरू हो जाती है? 1 से 2 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह, 2 से 3 महीने या फिर 4 से 5 महीने। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा।
सोशल जो आपकी स्माइल है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 2 से 3 महीने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब जैसे बच्चे और लोगों को धीरे धीरे जानने लगते हैं तो वो स्माइल पास करते हैं अगर उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जब बच्चे का जन्म होता है उसके शुरुआती 1 महीने में मुस्कान रिफ्लेक्स होती है थोड़ा बहुत। ठीक है, जिनसे जो आसपास होते हैं जिनसे लगाव होता है, मतलब लगाव क्या, अभी तो बच्चों को इतना ज़्यादा जान पहचान होती नहीं, लेकिन जो आसपास होते हैं थोड़ा बहुत होता है, बट सोशली रूप में आपका 2 से 3 महीने में होता है। ठीक है, आसपास के जो चेहरे हैं उनको धीरे धीरे बच्चा पहचानने लगता है तो थोड़ा बहुत सोशली जो स्माइल है वो स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, अधिकांश बच्चे न्यूनतम सहायता से स्वयं कपड़े पहनना और उतारना कब शुरू कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष या फिर 4 से 5 वर्ष। बताइएगा, अधिकांश बच्चे न्यूनतम सहायता से स्वयं कपड़े पहनना और उतारना कब शुरू कर सकते हैं? तो ये जो स्टूडेंट स्टेज होती है ये होती है आपकी 3 से 4 वर्ष की। 3 से 4, सो राइट आंसर है आपका 3 से 4 वर्ष। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी विकासात्मक क्षेत्र में गति और समन्वय के लिए कौशल का अधिग्रहण शामिल है? आपके ऑप्शंस हैं संज्ञानात्मक विकास, बी है सामाजिक विकास, सी है शारीरिक विकास और डी है भावनात्मक विकास। तो कौन सी विकासात्मक क्षेत्र में गति और समन्वय के लिए कौशल का अधिग्रहण शामिल है? बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी आपका शारीरिक विकास, ये आपका क्या है करेक्ट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पे याद रखेंगे कि बच्चे के शरीर की जो संरचना होती है, जो काम करने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। जैसे आपका एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल मतलब जैसे जहाँ पे आपका एक तरीके से बड़ी मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है, दौड़ना, कूदना, चलना, गेंद फेंकना। वहीं एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल, यानी जहाँ पे छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जैसे पेंसिल पकड़ना, बटन लगाना, ये सारी चीज़ें, काजल लगाना, या आईलाइनर लगाना, ये आप कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, जैसे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव मतलब एक तरीके से आपके संज्ञान से रिलेटेड, यानी सोचना, समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, बुद्धि से रिलेटेड है। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो रिश्ते बनाना, समूह में अच्छा बिहेवियर सीखना, मतलब सामाजिक संपर्क आप कह सकते हैं। एंड इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो भावनाओं को समझना, भावनाओं को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें सीखना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, पूछा गया है कि बच्चों में भावनात्मक विकास में मुख्य रूप से शामिल है। तो जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है उनमें इंक्लूड क्या है? ठीक है, तार्किक रूप से सोचना सीखना, बी है सूक्ष्म मोटर कौशल विकसित करना, सी है संबंध बनाना और बनाए रखना, और डी है आपका भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना। बताइएगा क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के करेक्ट आंसर की, तो नेचुरल सी बात है, जब आपके इमोशनल चीज़ों से रिलेटेड हो तो ये आपका होगा ऑप्शन डी, यानी भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना। ठीक है, यानी अपनी जो इमोशंस हैं उनको पहचानना, खुशी, गुस्सा, डर, उदासी, ये सारी चीज़ें है ना, उन्हें व्यक्त करना सीखना, कब कौन सी चीज़ करनी है और कब किस चीज़ में कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें सीखना भी ज़रूरी होता है इमोशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आनुवंशिकता और पर्यावरण आमतौर पर बाल विकास में कैसे परस्पर क्रिया करते हैं? तो आनुवंशिकता और पर्यावरण आमतौर पर बाल विकास में कैसे परस्पर क्रिया करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, वे विकास को प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, आनुवंशिकता पर्यावरण से अधिक महत्वपूर्ण है, सी है
पर्यावरण आनुवांशिक क्षमता को बढ़ा या बाधित कर सकता है, और डी है पर्यावरण विकास से सभी पहलुओं को निर्धारित करता है। तो देखिएगा, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि सभी ऑप्शंस, वैसे छोटा ज़्यादा कर नहीं सकती, फिर दिखेंगे नहीं। आप यहाँ पे देखिए, फिर नीचे के ऑप्शंस मैं आपको दिखा रही। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होने वाला है। सो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, पर्यावरण आनुवांशिक क्षमता को बढ़ा या बाधित कर सकता है। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो विकास के बच्चे के विकास के आपके दो मुख्य कारक सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। एक तो आपका हेरिडिटी है, ठीक है, ये माता पिता से जो गुण होते हैं उनको दर्शाता है। आपका लंबाई भी, बुद्धि भी, क्षमता भी, रंग रूप वगैरह सारी चीज़ें हैं। और वहीं आपका एक आता है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। तो ये बाहरी परिस्थिति है, जैसे पोषण, शिक्षा, आपका सामाजिक वातावरण, अनुभव, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के एक तरीके से पूरक होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि एक का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, दूसरे का प्रभाव बहुत कम है। लेकिन अगर किसी बच्चे के जो आपका जेनेटिक में वो लंबा होने की क्षमता है, लेकिन उसे पर्याप्त पोषण ना मिले, तो हो सकता है कि उसकी जो लंबाई है वो बाधित हो सकती है। ये आप कह सकते हैं ना। मतलब जैसे देखो कि आपने बहुत सारे बच्चों को देखा भी है कि जैसे उनके पापा मम्मी लंबे हैं और बच्चे में वो, मतलब पापा मम्मी दोनों लंबे हैं लेकिन बच्चा लंबाई में छोटा है। तो हो सकता है कि ये पोषण की कमी हो या मतलब बाहरी वातावरण का कुछ ना कुछ उसमें रोल रहेगा, जिसकी वजह से उसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो बाधित हो रही है। एक तरीके से आप शॉर्ट तरीके से समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। यानी बच्चे में मान लो संगीत की आनुवांशिकता क्षमता है, पर अभ्यास और सही माहौल के बिना वो गायक नहीं बन सकता। तो दोनों चीज़ें आप समझ सकते हैं कि यानी हेरिडिटी का तो रोल होता ही है, लेकिन इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, और इन्वायरमेंट भी बाधित कर सकता है हेरिडिटी को एक तरीके से, ठीक। चलो नेक्स्ट है, विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 8 मार्च से 14 मार्च, 1 मई से 7 मई, 1 अगस्त से 7 अगस्त और 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। तो जो आपका विश्व स्तनपान सप्ताह है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1 अगस्त से 7 अगस्त। ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट है। वहीं अगर हम 8 मार्च से जो आपका 14 मार्च है, ये महिला दिवस या आप कह सकते हैं महिला संबंधी जो जागरूकता सप्ताह है वो है, ठीक है। वहीं 1 मई से 7 मई की बात करें तो श्रम दिवस या, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाता है। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर विश्व आवास सप्ताह या अन्य जो कैंपेन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। सो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में शारीरिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। आपके ऑप्शंस हैं आनुवांशिकी, बी है पोषण, सी है शारीरिक गतिविधि और डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा कारक बच्चों में शारीरिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट होगा। सभी एक तरीके से प्रभावित करते हैं, आनुवांशिकता, पोषण और शारीरिक आपका गतिविधि। आनुवांशिकता बच्चे की लंबाई, वजन और शरीर संरचना पर क्या बड़ा प्रभाव डालता है। वहीं पोषण की बात करें तो भोजन और पोषण जो आपके पोषक तत्व हैं वो विकास को एक तरीके से नियंत्रित करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक गतिविधि की बात करें तो मांसपेशियों का विकास, स्वस्थ वृद्धि के लिए थोड़ा सा जरूरी है। तो मतलब ये तीनों चीजें जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल मोटर कौशल का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं पेंसिल से लिखना, बी है कैंची से काटना, सी है कूदना और डी है शर्ट का बटन लगाना। तो कौन सा सकल मोटर कौशल का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। एंड आपका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, जंपिंग यानी कूदना। तो सकल मोटर कौशल में बड़े मांसपेशी समूह का यूज होता है, दौड़ना, कूदना, चलना, गेंद फेंकना, ये सारी चीजें। पेंसिल से लिखना सूक्ष्म मोटर कौशल है यानी फाइन मोटर स्किल है। कैंची से काटना ये भी सूक्ष्म में आएगा और शर्ट के बटन लगाना ये भी आपका सूक्ष्म में ही आएगा। तो राइट आंसर इज सी।
नेक्स्ट है, कौन सा स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर शिशुओं, बच्चों और किशोरों की देखभाल में माहिर है? आपके ऑप्शंस हैं हृदय रोग विशेषज्ञ, बी है न्यूरोलॉजिस्ट, सी है बाल रोग विशेषज्ञ और डी है जरा चिकित्सा विशेषज्ञ। बताइएगा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। सो राइट आंसर है स्टूडेंट इसका बाल रोग विशेषज्ञ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है बाल रोग विशेषज्ञ। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आपके हृदय रोग विशेषज्ञ तो हृदय रोगों का विशेषज्ञ होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट की तो ये मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ होता है। और जरा चिकित्सा की बात करें तो वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल के लिए जो विशेषज्ञ होता है वो इसके लिए आता है। बाकी बाल रोग विशेषज्ञ शिशु, बच्चे और किशोरों की देखभाल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हड्डियों की लंबाई बढ़ाने की प्रक्रिया को कौन सा शब्द कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं अस्थिभंग, बी है माइलिनेशन, सी है कैल्सिफिकेशन और डी है बढ़ाव। तो हड्डियों की लंबाई बढ़ाने की प्रक्रिया को कौन सा शब्द कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अस्थिभंग। ऑप्शन ए इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो जो आपका अस्थिभंग है ये प्रोसेस होता है जिसमें कार्टिलेज यानी जो हड्डी है वो परिवर्तित होती है, जिससे हड्डी एक तरीके से लंबी होती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें माइलिनेशन की तो ये जो होता है ये तंत्रिका तंतु के चारों ओर माइलिन मतलब एक तरीके से शीत बनना एक तरीके से होता है। वहीं अगर हम कैल्सिफिकेशन की बात करें तो शरीर के ऊतकों में कैल्शियम का जमाव होता है। और बढ़ा मतलब समान रूप से लंबाई का बढ़ना, ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यौवन के दौरान वृद्धि में तेजी के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? आपके ऑप्शंस हैं थायरॉक्सिन, बी है आपका इंसुलिन, सी है आपका वृद्धि हार्मोन और डी है आपका कॉर्टिसोल। तो बताइएगा यौवन के दौरान वृद्धि में तेजी के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो है वो इसका जिम्मेदार है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट है। बाकी अगर हम थायरॉक्सिन की बात करें तो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। ठीक है, वहीं अगर हम इंसुलिन की बात करें तो रक्त में शुगर लेवल नियंत्रित करता है इंसुलिन आपका। और यहाँ पे अगर कॉर्टिसोल की बात करें तो स्ट्रेस हार्मोन होता है ये। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है मांसपेशी समन्वय और नियंत्रण के विकास के लिए क्या शब्द है? आपके ऑप्शंस हैं प्रतिवर्ती विकास, बी है मोटर विकास, सी है संवेदी एकीकरण और डी है संज्ञानात्मक विकास। तो मांसपेशी समन्वय और नियंत्रण के विकास के लिए क्या शब्द हैं? तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की सो है मोटर डेवलपमेंट यानी मोटर विकास। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्रतिवर्ती विकास है रिफ्लेक्स जो आपका डेवलपमेंट है ये जन्मजात प्रतिवर्ती क्रियाओं का विकास होता है। मोटर विकास मतलब हिलने डुलने और मांसपेशियों के नियंत्रण का विकास। सेंसरी मतलब आपका संवेदी जो इंद्रिय संवेदनाएं हैं उनका समन्वय हो सकता है, मतलब होता ही है, हो सकता है क्या। संज्ञानात्मक विकास मतलब सोचने समझने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये यानी आपके संज्ञान यानी आपकी बुद्धि से रिलेटेड। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव पूर्व देखभाल का एक महत्वपूर्ण घटक है? आपके ऑप्शंस हैं वार्षिक शारीरिक परीक्षा, बी है नियमित दंत जांच, सी है मासिक अल्ट्रासाउंड और डी है फोलिक एसिड अनुपूरण। कौन सा प्रसव पूर्व देखभाल का एक महत्वपूर्ण घटक है? क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फोलिक एसिड अनुपूरण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, फोलिक एसिड अनुपूरण, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा, तो ये थोड़ा सा क्या होता है कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी होता है बच्चे के, इस वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा टीका बच्चों में काली खांसी को रोकने में मदद करता है? आपके ऑप्शंस हैं
हेपेटाइटिस बी, बी है MMR यानी खसरा, आपका कंठमाला और रुबेला, सी है DPT, ठीक है, डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टिसिस, आपका डी है वेरिसेला। तो यहाँ पे पूछा गया था कि बच्चों में काली खांसी को रोकने में मदद करता है, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, सो आपका करेक्ट आंसर है DTP, ठीक है। सो ये आपका हेपेटाइटिस जो बी है ये लीवर इन्फेक्शन, ठीक है। MMR है जो आपका कंठमाला, खसरा और रुबेला, ठीक है, ये अलग है। बाकी जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। लास्ट क्वेश्चन, शिशुओं द्वारा 6 से 9 महीने की उम्र, ठीक है, एक सेकेंड, शिशुओं द्वारा 6 से 9 महीने की उम्र के आसपास किए जाने वाले दोहराव वाले व्यंजन स्वर संयोजनों के लिए क्या शब्द है? आपके ऑप्शंस हैं बड़बड़ाना, बी है कुकिंग, क्विंग, ठीक, सी है टेलीग्राफिक भाषण और डी है होलोफ्रास्टिक भाषण। लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर क्या होगा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बबलिंग, बड़बड़ाना, ठीक है, आपका बड़बड़ाना क्या है, करेक्ट आंसर है। सो स्टूडेंट, ये रही आज की क्लास। आई होप आज के जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चंस मैंने उसी अकॉर्डिंग रखे हैं जिस एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी बहुत जल्द, और उसमें हम लोग UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और LT जैसे एग्जामों को कवर करेंगे जहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इवन मैं बात करूँ तो आपके DSSS भी उसमें इंक्लूड है। सो बने रहिएगा, ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, थ्योरी क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस भी प्रोवाइड की जाती है। इसकी PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको फ्री में PDF प्रोवाइड की जाती है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।